अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चौहान वंश का। चौहान वंश बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था और बहुत सारे प्रश्न इसमें से आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग अजमेर के चौहान शुरू करेंगे। अजमेर के जो चौहान है उनको हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो राजपूत थे, यानी कि जो चौहान थे, उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है। ठीक है, चौहान थे वो एक तरीके के राजपूत ही थे, तो उनकी उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत आपको देखने को मिलते हैं, हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो जो भी देख रहा है क्लास को, एक बार क्लास को जरूर से लाइक कर दे, ताकि वो क्लास आपकी लाइक्ड वीडियो के सेक्शन में सेव हो जाए, ताकि अगर अभी समय नहीं है तो आप बाद में इस क्लास को देख पाएं। ठीक है, चलिए देखिएगा। जो राजपूतों की उत्पत्ति है, राजपूतों की उत्पत्ति चार तरीके से मत निकल के आते हैं। सबसे पहला और सबसे जो प्रचलित मत है वो अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत है। कैसा मत है कि चंद्रबरदाई ने दिया था। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। दूसरा मत ब्राह्मणों से उत्पत्ति का है, तो भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा शर्मा जी ने ही ये मत दिया था। ठीक है, कि ब्राह्मणों से चौहानों की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में वैदिक आर्यों की संतान बताने वाले जीएच ओझा थे और साथ में सीवी वैद्य थे। उसके बाद में बात करूं तो उसके बाद में विदेशियों की संतान बताने वाले विदेशी ही थे। कौन? कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने शीथियन जाति का बताया था, और वी स्मिथ, जिन्होंने हूण जाति का इनको बताया था। तो आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए, चार जो है दोबारा रिवाइज करते हैं। अग्निकुंड से उत्पत्ति चंद्रबरदाई, ब्राह्मणों से उत्पत्ति डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा, वैदिक आर्यों की संतान डॉक्टर ओझा और सीवी वैद्य। उसके बाद में विदेशियों की संतान किसने कहा है? विदेशियों की संतान कर्नल जेम्स टोड ने और वी स्मिथ ने कहा है। आगे चलते हैं और आगे चलकर हम लोग बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो चौहान वंश से संबंधित है। सबसे पहले बिजोलिया जो अभिलेख है वो चौहान वंश से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है। और डेट यहाँ पे गलत प्रिंट हुई है, हम लोग सही डेट लिख देते हैं। 1169-70 का ये अभिलेख है, बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर व उत्कीर्ण संस्कृत भाषी लेख था। बिजोलिया अभिलेख कहाँ से मिला है? पार्श्वनाथ मंदिर से मिला है। स्थापना किसने की थी? जैन श्रावक लोलक के सोमेश्वर के काल में की थी। ठीक है, जैन श्रावक लोलार्क ने सोमेश्वर के काल में इसकी स्थापना की थी। इसमें चौहानों को आदि पुरुष और सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान को बताया गया है। यानी कि चौहानों की जो स्थापना करने वाले थे वो कौन थे? वासुदेव चौहान थे। सांबर झील जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण भी वासुदेव चौहान ने करवाया था। हमें ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमें ये जानकारी बिजोलिया अभिलेख से देखने को मिलती है। इससे प्राप्त जो नाम है, इससे प्राप्त प्राचीन जो नाम है उनकी जानकारी अब देख लीजिए। जाबालीपुर किसका नाम था? जाबालीपुर जालोर का नाम था। शाकंबरी सांबर का, श्रीमाल भीनमाल का, अहि छतरपुर नागौर का। ये सारे हमें बिजोलिया शिलालेख में प्राचीनतम जो नाम है वो देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, अगला जो पॉइंट है वो समझते हैं। आरंभिक शासक कौन थे? गुहक प्रथम थे, जिन्होंने हर्षनाथ मंदिर का, जो सीकर का प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है, और साथ ही में सीकर का जो हर्षनाथ पहाड़ी है उसके ऊपर स्थित मंदिर है हर्षनाथ मंदिर, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? गुहक प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। चंदन राज नाम के शासक हुए, जिनकी पत्नी थी आत्मप्रभा। ठीक है, चंदन राज ने दिल्ली के जो तोमर थे उनको पराजित किया, और इसकी जो पत्नी थी रानी रुद्राणी, जिसका नाम आत्मप्रभा था, ये योग क्रिया में निपुण थी। एक शासक हुए गोविंद तृतीय, जिनकी उपाधि है वैरीघट, यानी कि शत्रु संहारक। ठीक है, कहाँ से मिलती है ये उपाधि? जितनी इनकी उपाधि प्रमुख नहीं है, जितनी इनकी उपाधि महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये किस ग्रंथ में देखने को मिलती है। तो ये पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ जो कि जयानक ने लिखा था, उसमें आपको ये उपाधि देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण शासक निकल के आता है, अजय राज निकल के आते हैं अजमेर के चौहानों में से। चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल, इसके काल को कहा जाता है, अजय राज के काल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। उपाधि क्या थी? गर्जन मातंग की उपाधि थी। उसके बाद में
कब मिली ये उपाधि? तो सालर हुसैन को परास्त करके ये उपाधि मिली थी। स्थापना क्या थी? अजयमेरू नगर यानी कि अजमेर नगर की स्थापना इन्होंने 1113 ईस्वी में कर दी थी। चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे जिस पे लिखा हुआ था अजय प्रिय द्रव्य, यानी अजय प्रिय द्रव्य नाम से चांदी और तांबे के सिक्के इन्होंने चलाए थे। मुद्राओं पर रानी सोमलवती का उल्लेख भी देखने को मिला है। मुद्राओं पर रानी सोमलवती का उल्लेख भी देखने को मिला है। एसटी से 60 पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नॉन टीएसपी एसटी से 60 पर फाइनल सिलेक्शन मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि एसटी की कट ऑफ लगभग 65 के आसपास देखने को मिल रही है। तो फोर्थ ग्रेड में एसटी से 60 पे थोड़ा सिलेक्शन मुश्किल लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं, थोड़ा पोस्ट अगर बढ़ जाती है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। चलिए, अजमेर में गढ़ बीटली पहाड़ी पर इन्होंने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, साथ में अजमेर शहर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था, अजमेर शहर भी इन्होंने बसाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अर्णोराज जो शासक हुए अजय राज के बाद में अर्णोराज शासक बने। अजय राज कब से कब तक थे? यहाँ से 1105 से लेकर 1133 तक शासक थे। उसके बाद में अर्णोराज जो बने 1133 से 1155 तक शासक बने थे। निर्माण जो है आना सागर झील का इन्होंने करवाया था। वराह मंदिर जो पुष्कर में है उसका निर्माण करवाया था, जिसने तुर्कों यानी गजनी और मालवा के नरवर्मन को परास्त किया था। अर्णोराज ने क्या किया था? तुर्कों को पराजित किया था और तुर्कों की जो रक्त रंजित भूमि है उसको साफ करवाने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और साथ ही में मालवा के नरवर्मन को भी इन्होंने परास्त किया था तथा सिद्धराज चालुक्य से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। इनके जो दरबारी विद्वान हैं, जिनको आरपीएससी ने एक बार पूछा था प्रश्न, तो देवबोध और धर्म घोष नाम के दो इनके दरबारी विद्वान देखने को मिलते हैं। देवबोध और धर्म घोष नाम के दो इनके दरबारी विद्वान आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए, विग्रहराज चतुर्थ नाम के शासक आते हैं 1158 से 1163 तक। चौहानों का स्वर्ण काल दशरथ शर्मा के अनुसार कौन सा था? विग्रहराज चतुर्थ का काल था। तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। पहले चौहान शासक थे जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली शिवालिक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। उसके बाद में अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां जो थी वो खुदवाई गई थी। अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी, उस पर हरिकेली नाटक की लाइनें जो है वो लिखवाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में इस पाठशाला को परिवर्तित कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में इस पाठशाला को परिवर्तित कर दिया था। गजनी के अमीर खुसरो शाह को पराजित किया था। गजनी के अमीर खुसरो शाह को इसने पराजित किया था। इसने जाबालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक और इसके दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक लिखा था। हरिकेली नाटक किसने लिखा? विग्रहराज चतुर्थ ने। इसने अपने ही नाटक को, जो संस्कृत पाठशाला थी उसके ऊपर कुछ एक पंक्तियों को उत्कीर्ण करवाया था। साथ ही में इनके दरबारी विद्वान थे एक सोमदेव नाम से, जिन्होंने ललित विग्रहराज नाम का एक नाटक लिखा है। जयानक भट्ट नाम से जो व्यक्ति हैं, जो कवि हैं, उन्होंने कवि बांधव या कटि बांधव की उपाधि दी थी इनको। साथ ही में किलहोर्न ने इसकी तुलना कालिदास और भवभूति से की। किलहोर्न नाम के विद्वान ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना किससे की है? कालिदास से और भवभूति नाम से की है। ठीक है, आगे चले। आगे चलकर देखते हैं सोमेश्वर जो शासक हुए, इन्होंने अपने जीवन में कुछ खास नहीं किया। एक तो बिजोलिया अभिलेख जो है इन्हीं के काल में प्रकाशित हुआ, इन्हीं के काल में जो उत्कीर्ण करवाया गया। इसके साथ में इन्होंने एक ही काम किया कि इनका जो पुत्र था, कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनके कारण ये इतिहास बहुत फेमस हो गया अजमेर का। और जो अरावली को काटने का जिन्होंने ऑर्डर जारी किया है, उनको बता दूं कि इसी अरावली से पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक थे जो निकल के आए थे, जिनकी वजह से भारत की अखंडता आज भी जीवित है। ठीक है, चलिए सोमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, सोमेश्वर चौहान के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका विवाह जो है वो राजकुमारी कर्पूरी देवी के साथ में हुआ था। त्रिपुरा के कलचुरी वंश की
त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक जो थे उनकी पुत्री थी कर्पूरी देवी। साथ ही में इनके पुत्र थे कौन, पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। बिजोलिया अभिलेख में सोमेश्वर को किसकी उपाधि दी गई है, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई है। आगे चलते हैं और इस वंश के महत्वपूर्ण शासक जिनकी हर एक लाइन आपको रटनी है, यहां मैं लिख देता हूं, रटना है पूरा का पूरा, आपको ऐसे कैसे रटना होगा। देखिए 11 वर्ष की अल्प आयु में सोमेश्वर का निधन हो जाता है युद्ध में, तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो शासक बनते हैं। अब इतने छोटे बालक को संरक्षिका की आवश्यकता थी, तो माता कर्पूरी देवी स्वयं संरक्षिका बनती हैं, न कि किसी और के भरोसे अपने बच्चे को छोड़ती हैं, स्वयं ही इनकी संरक्षिका बनती हैं। इनको उपाधि मिलती है दल पुंगल की, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को उपाधि मिलती है दल पुंगल की। सैन्य अभियान की बात करें या इनके युद्धों की बात करें तो इनके सैन्य अभियान कौन से हैं, नहीं होगा, एसटी का फाइनल 70 पर होगा, हाँ लगभग 70 के आसपास जाएगी एसटी की लगभग 70 के आसपास जाएगी मेरिट ऑब्वियसली। हाँ चलिए, सैन्य अभियान कौन कौन से हैं इनके, तो सर्वप्रथम नागार्जुन के गुड़गांव विद्रोह का दमन किया था। सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले नागार्जुन के जो गुड़गांव में विद्रोह हुआ था उसका दमन किया था। उसके बाद में महोबा के परमर्दीदेव चंदेल को तुमुल प्रथम ने परास्त किया था। ठीक है, परमर्दीदेव चंदेल जो थे उनको परास्त किया था कब, 1182 में, 1182 में। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है क्योंकि इसमें परमर्दीदेव चंदेल के दो सेनापति थे, दो सेना नायक थे, आला और उदल। मातृभूमि की रक्षा करते हुए आला और उदल इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज ने पंजुम राय को महोबा का अधिकारी बना दिया था। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पृथ्वीराज चौहान स्वयं शासक करेंगे, जो भी उन्होंने जीता है उस पर स्वयं शासक तो नहीं कर सकते, तो पंजुम राय नाम का जो व्यक्ति था उसको वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया, किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो ये जो पॉइंट है महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, सतलज प्रांत यानी हिसार गुड़गांव में भंडानको का दमन किया कब, 1182 में। साथ में चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से भी संघर्ष किया और कन्नौज के जयचंद गैडवाल को परास्त किया। साथ ही में कन्नौज के जयचंद गहडवाल को परास्त इन्होंने कर दिया था। ठीक है, तो क्या क्या किया इन्होंने एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए सबसे पहले नागार्जुन का दमन किया था, परमर्दीदेव चंदेल को पराजित किया था, भंडानको का दमन किया था, उसके बाद में भीमदेव द्वितीय से संघर्ष किया था और कन्नौज के जयचंद गहडवाल को भी परास्त किया था। आगे चलते हैं, तराइन के जो पहले युद्ध हुआ, तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। मोहम्मद गोरी को पराजित किया इन्होंने, और मोहम्मद गोरी पकड़ा भी गया था लेकिन इन्होंने मोहम्मद गोरी को जाने दिया, और मोहम्मद गोरी एक बार फिर सेना लेके आता है अगली ही साल तराइन के दूसरे युद्ध में। तो पृथ्वीराज चौहान जो है इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं 1192 ईस्वी में, और सिरसा के निकट उन्हें तुर्की सेना ने पकड़ लिया था। ठीक है, कहाँ पकड़ा था, सिरसा के निकट, सिरसा कहाँ है, हरियाणा में है, सिरसा हरियाणा में तुर्की सेना ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया था। इस युद्ध के बाद भारत में जो तुर्की शासन है वो कायम हो चुका था। इसके बाद में वो कल्पना आती है, अब कल्पना है या क्या है, जो चंद्रबरदाई ने लिखी थी वो सारी घटनाएं इसके बाद में आती हैं। चंद्रबरदाई कहते हैं कि जो गौरी था वो उस पृथ्वीराज चौहान तृतीय को लेके गया था, उसके पीछे मैं भी गया था, फिर वो शब्द भेदी बाण चलाते हैं, तो वो सारी जो परिकल्पना आती हैं वो इसी के बाद में घटित हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपने एक वो दोहा भी सुना होगा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूकी चौहान। ठीक है, तो वो भी इसी से संबंधित है। ये चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान को निर्देश देते हैं कि 4 बांस 24 गज, यानी कि 4 बांस और साथ में 24 गज की ऊंचाई पर अंगुल अष्ट प्रमाण, 8 उंगली और ऊपर ले लो, उस वहां पे सुल्तान है, ता ऊपर सुल्तान है मत चूकी चौहान, उसके ऊपर सुल्तान बैठा है चौहान, चूकना बिल्कुल भी मत। उसके बाद में जब गोरी की आवाज निकलती है, जब गोरी कुछ बोलता है, तो पृथ्वीराज चौहान को हाइट का आइडिया तो चंद्रबरदाई ने बता ही दिया था, तो उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाते हैं और बाण सीधे जाकर मोहम्मद गोरी के गले के आर पार हो जाता है और गोरी की वहीं मृत्यु हो जाती है। चंद्रबरदाई लिखते हैं कि उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने मुझे और मैंने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया वहीं पे। ठीक है, तो एक तरीके से कल्पना ही लगती है, अभी तक कोई सार्थक प्रमाण नहीं नजर आता, बट फिर भी आगे चलते हैं। हमारे सिलेबस में जितना था हमने इस स्लाइड में कवर कर लिया है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे
पृथ्वीराज चौहान के कुछ एक दरबारी विद्वान थे, कौन कौन? सबसे पहले जयानक था, पृथ्वीराज विजय की रचना की थी जयानक ने, और पृथ्वीराज विजय के बारे में अभी मैं आपको ऊपर पढ़ा के भी आया हूँ। पृथ्वी भट्ट वागीश्वर चंद्र बरदाई नाम का एक विद्वान था जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और एक चीज याद रखना, पृथ्वीराज जो रासो है उसी में वो आपको पंक्तियां देखने को मिलती हैं। कौन सी पंक्तियां? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुकी चौहान। तो पृथ्वीराज रासो में ही आपको वो पंक्तियां देखने को मिलती हैं। विद्यापति गौड़, विश्वरूप और जनार्दन भी इनके दरबारी विद्वान थे। अब बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने किला बनवाया था दिल्ली में, पिथौरागढ़ का किला। उसके बाद में पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हमने केवल 4 स्लाइड में यानी कि आधे पेज में कंप्लीट कर दिया है।